हस्ब रवायत मेरे प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, कल हम प्रोग्राम ना कर सके, सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब एक सेमिनार में थे और वहाँ से फिर काफ़ी हम लोग लेट हो गए, तो मैं जो वो वादा वही पूरा ना कर सका, इफ़ा ना हुआ। लेकिन आज हम फिर आ गए। मुमलकत इख्तिलात पाकिस्तान में आजकल सबसे जो बड़ा ट्रेंड बन गया मसला एक उनका ये कि न्यूजीलैंड ने हमारे साथ बड़ी बेवफाई की है। वो क्रिकेट का जो दौरा था, वो वनडे मैच जो था पिंडी का, उससे 5 मिनट पहले उन्होंने कहा जी हम ना सिक्योरिटी थ्रेट पर है और हम ये मैच नहीं लड़ेंगे, खेलेंगे। तो लान तान हो रही है। लेकिन ये नहीं सोचते कि एक हफ्ता पहले पंजाब पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया कि न्यूजीलैंड की टीम पे और चेहले में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की के दहशतगर्दी का खतरा है। और उसकी तस्दीक मोहतरम वजीर दाखिला ने दबे पन्ने पे लफ्जों में कर दी। और उसके साथ ही जो आखिरी बात में करना चाहता हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान ने दोशंबा में वहां पे जब गए हुए थे, तो वहां पे भी उन्होंने कहा जी कि तालिबान को एक्सेप्ट करें, नहीं तो दहशतगर्दी का खतरा है, यानी जो नहीं करेगा उस पर दहशतगर्दी होगी। जो मोहतरम वजीर खारजा हैं, पीर भी हैं, फकीर भी हैं, वाली भी हैं, और वो वली भी अपने आप को कहलवाते हैं, मुजावर भी हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफी दे जा सकती है। बात खत्म हो गई, तो फिर तहरीक लब्बैक को मिल जाएगी। मेरा एक सवाल है शौकत साहब से कि जो कौम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के निज़ाम को पसंद करती है और उसकी हमायत करती है, तो फिर वो निज़ाम उनके अपने मुमलकत में नाफज करने से क्यों घबराते हैं और उनकी मुखालफत क्यों करते हैं? ये तो एक सवाल होगा इनके ऊपर। दूसरा यह है कि वो हमारे वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के हैं, हमारे माने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वैसे तो काबिज हम पे भी हैं, हम भी उन्हें क्या करें। उन्होंने एक नई कौम निकाली है, पूरी दुनिया जानती है, जामिया हकानिया अकोड़ा खटक, जो मौलाना समीउल हक के फादर वालदे मोहतरम और उनके नस्ल से बना हुआ है, उसको कहते हैं जामिया हकानिया। तो वजीर आजम साहब ने कहा है कि नहीं, हकानिया एक कौम है, ये तालिबान जो हकानिया नेटवर्क है, ये एक कौम का नेटवर्क है, हालांकि वो एक मदरसे का नेटवर्क है। उनकी मालूमात बड़ी अच्छी है, जापान जर्मनी सारा इकट्ठा। और जो आज यूरोप में एक बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया का एक वो आज को जो इत्तेहाद बना, उस पर फ्रांस और दूसरे मुल्क बड़े सीख पा हैं। फ्रांस ने तो अपने सफीर भी वापस बुला लिए। अब चलते हैं शौकत अली कश्मीरी साहब के पास और उनसे वो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुमलकत का एक और मामला शुरू हुआ है कि वो जिस तरह 2016-17 में हुआ था ना, कि वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान में तरीक अदम एतमाद, फिर वो ऐसे कुछ बीच आगे करके जुगाड़ लगा के, तो अब फिर वही कहीं काम शुरू तो नहीं हो रहा, कोई मरकज की तरफ इस तरह ही पेशकदमी तो नहीं होगी? ये भी आपसे बात करेंगे आज जी। और दरअसल ये है ना कि पीपल्स पार्टी वाले जोर दे रहे थे उनको, नून लीग वालों को और दीगर पार्टियों को, कि जी पंजाब से इसकी इब्तिदा की जाए, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पंजाब में लाई जाए। और जो अपोजिशन पार्टियां थी वो कहती थी कि अगरचे हमारे पास अदद पूरा भी हो, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो हमारी जो अदम एतमाद की तहरीक है ये बड़ी आसानी के साथ नाकाम हो जाएगी। और जिसकी उन्होंने मिसालें दी, सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, वो बावजूद इसके कि इनके पास उस वक्त जो है अबव 65 मेंबर्स थे। लेकिन जब वोट देने का वक्त आया, उस बल्कि वोट से पहले भी उन्होंने हाथ उठा के तो एक तरह का हल्फिया कहा कि हम न सिर्फ अदम एतमाद करेंगे बल्कि अपने कैंडिडेट को जिताएंगे भी। और अदद जो है वो कितने कम हो गए थे, 12। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से फिर हालिया जो सेनेट के इलेक्शंस हुए जी, तो उसमें अपोजिशन का नंबर तो पूरा था, तो अगर उस नंबर को गलत मलत ना किया जाता तो जो यूसुफ रजा गिलानी है, ये चेयरमैन सेनेट बनते।
जी तो वो यानी 5 वो वोट जो उन्हीं के नाम पर 2 दफा लगी मोहर की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए जी और वो बनते बनते रह गए। हम्म। जी तो बाद अज़ां जो झगड़े फसाद उसकी बुनियाद पे हुए तो उससे पीडीएम टूट गई जी या पीपल्स पार्टी और एएनपी उससे निकल गई। जी तो लिहाजा जो बाकी मानदा अपोजिशन की पार्टी थी बशमूल नून लीग, वो कहते कि हम कोई इस तरह का एडवेंचर नहीं करेंगे जब तक कि हमें कामयाबी की यकीन दहानी ना करवाई जाए। कामयाबी की यकीन दहानी से मुराद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत नहीं करेगी, वो इसमें कोई हिस्सा नहीं डालेगी, हम्म तो देन हमें अपनी कामयाबी पे यकीन हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है और हम कोई भी ऐसी मूव करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगी। तो एस्टेब्लिशमेंट मैं असल में वो कहा कि भाई हम तो ये करवैयां डालते हैं हमेशा बलूचिस्तान से, हम्म इनकी अदम एतमाद की तहरीकों की जो तजर्बागाह है, कामयाब तजर्बागाह, वो बलूचिस्तान है, जहाँ ये हम्म वोटों के भी तजर्बे करते रहते हैं। जिसको 10 वोट मिले उस 10 को जो 10,000 बनाना उनका फन। हम्म तो सो दैट वहाँ जो तहरीक है अदम एतमाद की आई है हम्म। तो मेरे ख्याल में वो कामयाब हो ही जाएगी। अगर लेकिन उसमें तो फिर इनके पास आदत तो इतनी नहीं है। देखें बात यह है ना कि हम्म ये कोई वहाँ के मेम्बरान असेंबली की अकेलों की तहरीक नहीं है। बार हम्म दफा बाज वज़राए आला जो होते हैं ना उनको गलतफहमी हो जाती है कि हम अपने सूबे के हम्म वज़ीर आला हैं और यहाँ के हुकूक की बात करना या उनके वसाइल के जरा हैं हम्म प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन या थोड़े हिस्सेदारी में इजाफे की, हम्म तो एस्टेब्लिशमेंटों को ये चीजें नागवार गुजरती हैं, खास करके उन लोगों के मुंह से हैं कि हमारी बिल्ली हमें में हो। हम्म कोई आदमी अगर अपनी ताकत की बुनियाद पे, अवाम की ताकत की बुनियाद पे, पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे इक़्तिदार में आया हो ना, तो फिर वो म्याऊं करे तो एस्टेब्लिशमेंटों को भी जरा थोड़ा सा झिझक आती है। वो फिर हम्म वो जो है वो सर से टोपी उतार के तो वज़राए आज़मों के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सलूट नहीं करना चाहते, यानी सिविलियन बालादस्ती को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ये पैगाम दुनिया को नहीं देना चाहते कि हमने हमने इसको सलूट मारा है। और कई वज़राए आज़मों के साथ इन्होंने यही किया है। इमरान खान बहरहाल इस एतबार से खुशकिस्मत है कि इनकी जब बारी आई तो इन्होंने जो है लूट मारा। उनको सलूट मारा गया। लेकिन इनको सलूट मारने का क्या हुआ कि अभी वो वजीर आजम ने उस वहाँ पे बैठ के कहा जी कि अफगानिस्तान में हम हुकूमत जो बनवाएंगे वो मखलूत हुकूमत बनवाएंगे। अगर तालिबान कल कह दें जी हम पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनवाएंगे तो फिर कितना बुरा लगेगा। देखे ना, तालिबान नहीं कह सकते ना, वो क्यों नहीं? इसलिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि पाकिस्तान जो है ने इनको पनाहगाह मुहैया की, इनको हर तरह की फैसिलिटी मुहैया की और हत्ता कि इनकी फतेहमंदी में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि वो अब कहते हैं कि हम हमारे जो अब हम ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अ, तब्दील करेंगे। मुस्तकबिल में हम सोच समझ के और इनके माजी के सारे रवैयों और किरदार की रोशनी में अपने ताल्लुकात का तयन करेंगे। वो ठीक है, लेकिन वजीर आजम का ये बयान दूसरे मुल्क के दाखिली मामलात में तो मुदाखलत है। हाँ, बात यह है, ये उस माइंडसेट की बात है जो अफगानिस्तान को अपना फिफ्थ फिफ्थ प्रोविंस कहते थे। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1973 से पाकिस्तान की लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट ये इन
इस तरह के हालात पैदा करने के लिए कोशां थी। ये तो सोवियत यूनियन की मदाखलत का और अमेरिका का ये सारे बहाने थे। लेकिन क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड करता है? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं करता। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को संभाल नहीं सकता, क्योंकि अफगानिस्तान की जो जरूरतें हैं, पाकिस्तान खुद खुद माशी तौर पर क्रिपल्ड है। ऐसा ऐसा मुल्क है जिस मुल्क की मैशियत के हवाले से तजिया नगार और मैशियतदान कहते हैं कि ये मुल्क 2025 से आगे नहीं गुजरेगा। ये अपने दाखिली तजादात में ही अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। आज वो ईरानी सदर ने एक बड़ा प्यारा बयान दिया है, बड़ा अच्छा बोला है। उन्होंने कहा, जो इब्राहिम रईसी है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम अफगान की नुमाइंदा हुकूमत बनाई जाए, हम बनवाएंगे नहीं, बनाई जाए, यानी आप खुद बनाएं, लेकिन उसको कसीर उल जमाती। वो तो देखे, वो तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशंस की है उसमें भी एक तो मजम्मत की है तालिबान के रवैये की और लोगों के साथ जो उनकी ट्रीटमेंट है, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें अफगान अवाम के मुश्किलात और मसाइब का एहसास है। उसके लिए उन्होंने कुछ हम 1.5 अरब यूरो का भी ऐलान किया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम उसकी तामीर में, अफगानिस्तान की तामीर में तभी हिस्सा लेंगे जब वहाँ कसीरुल बुनियाद हुकूमत कायम होगी और जमहूरियत के बारे में तालिबान को एक कमिटमेंट देंगे। और ये बाकी मुल्कों का भी इसी तरह का है। आप देखें कि इस वक्त तक किसी भी मुसलमान मुल्क ने भी कोई पहलकारी नहीं की है। ठीक है, मिलना जुलना तो ये है, क्योंकि तशवीश तो सारी दुनिया को मौजूद है। और सोवियत रशिया ने भी, रूस ने भी यही मुतालबा किया है, वसीउल बुनियाद। और दीगर भी खित्ते के जो मुल्क हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान ने भी बहरहाल कन्वे तो उनको यही किया है कि चूंकि पाकिस्तान ये समझता है कि सुप्रीमेसी तो तालिबान की ही होगी, लेकिन अगर सिंबॉलिकली नुमाइंदगी दे दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इससे अफगानिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें कमी हो जाएगी। तो लिहाजा पाकिस्तान ने भी उनको जो तजवीज़, जो ज़राए कहते हैं तजवीज़, वसीउल बुनियाद हुकूमत की ही दी है। और देखना उधर जी 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 ठीक है। यूरोपीय यूनियन ने अहमद शाह मसूद साहब के जो बेटा है अहमद, अभी जो जूनियर है, उसको पार्लियामेंट में खिताब की एक बाज़ाब्ता दावत भी भेजी है, और उसके लिए उनको वहां से मतलब लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे फिर वो फ्रांस में, बेल्जियम या यूरोप में आएंगे। ये भी उन्होंने उनको दावत दी है। वो तो देखें, अहमद शाह मसूद साहब के तल्लुकात जो है ना वो फ्रांस के साथ हैं, बहुत ही। कोई ढके छुपे नहीं थे। और गालिबन उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री भी जो है ना यहीं से हासिल की थी। जी। तो जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और दुनिया का सबसे एडवांस कॉन्टिनेंट है। जी। तो आज की दुनिया में तो किसी एक गांव की तब्दीली जो है ना वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है, क्योंकि मुतासर करते वी आर लिविंग इन ए हैं। ग्लोबल विलेज। हम्म। ग्लोबल विलेज का ये जो है, दुनिया सुकड़ के बहुत करीब आ गई है, फासले कम हो गए हैं और असरात जो है वो पड़ते हैं। तो अफगानिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसके जो जो आ, संगम में वाक़ है ऐसे ममालिक के जो तीन तो एटमी ताकतें हैं, हम्म। और फिर ये है कि वो बड़ी ताकतें भी हैं। चाइना भी बड़ी ताकत है, रूस भी बड़ी ताकत है। हम्म। तो पाकिस्तान को भी आप एक लिहाज से, यानी ताकत के लिहाज से तो बड़ी ताकत ही कहिए, इसलिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका को टिकने न देने में जो पाकिस्तान ने रोल अदा किए है और फिर स्टिल सरवाइव कर रहा है, तो उसकी ताकत को तो मानना चाहिए। हम तो जाहिर है कि इस तरह की दो नंबरियों को अप्रिशिएट नहीं करते।
कि आपका बज़ाहिर बयानिया जो है वो किसी और के साथ हो, बज़ाहिर आपने हाथ किसी और से मिलाया हो और जो है वो पनाह किसी और को दी हो। तो इस तरह जो है वो नेशन स्टेट चलती नहीं है इन दो नंबरियों से। अल्टीमेटली उसके असरात उन्हीं पे पड़ते हैं। आज तो वो सऊदी अरब के वजीर खारजा इंडिया चले गए हैं, तो उनकी मुलाकात होगी सबरा मिनियम, वो जो उनके वजीर खारजा हैं, उनसे भी, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी, और वो अफगानिस्तान के मामले में ही मेरा ख्याल है वो उनको भेजा गया या गए हैं, जैसे भी है वो। नहीं, जाहिर है कि देखें, बात यह है कि इंडिया जो है वो इस दुनिया का एक ही पार्टनर है हर उस एतबार। खित्ते का तो बड़ा मुल्क है जी, चाइना और के बाद वही। इंडिया को नजरअंदाज कभी भी कोई भी नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है जो ये शादियां न बजाते हैं कि हमने पता नहीं 71 का बदला ले लिया या मुझे, और मुझे ये समझ नहीं आती कि बदला ये किस चीज को कहते हैं। वो जुम्मे दी जांझ नाल बेगाना जुम्मे दी जांझ नाल, वो होता है ना, वो जो बंगड़े डालने वाले ए, होते हैं। ए, ए, ये अब्दुल्ला दीवाना है। रात किसी की है, शादी किसी की है। तो वो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान के अपने हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। हम ये बात बहुत कहीं अच्छी। यही तो नहीं है कि वो इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पे, कि चलो उसका जो असर सूख है उसको भी इस्तेमाल करें, और फिर वो क्योंकि तालिबान का उनके साथ भी मुलाकातें तो हैं ना। देखें, जो भी कोई संजीदा फिक्र होगा ना तो वो इंडिया के रोल को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा। खास करके मुल्कों के ताल्लुकात में जो इंडिया का रवैया रहा है, इंडिया का किरदार रहा है, वो बहुत अप्रिशिएटेबल है। हाँ, वो तो उनने कहीं ज्यादा मुदाखलत वगैरह चक्कर में वो नहीं। मुल्क में मुदाखलत नहीं की। देखें, हमारे ग्रीवेंसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक मुल्क की खारजा पॉलिसी के तनाजर में अगर उसका तजिया किया जाए तो वो बेहतर है। उनकी तो खारजा पॉलिसी जो है ना वो कामयाब खारजा पॉलिसी है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो डे फर्स्ट से एक नाकाम पॉलिसी है। अलबत्ता रुपए पैसे के बलबूते पे ये खून का कारोबार कर रहे हैं, वो चाहे ऑपरेशन जबराल्टर हो, ऑपरेशन टोपैक हो, या ये अफगानिस्तान वाले का भी एक ऑपरेशन, इसका भी कुछ नाम रखा हुआ था, मुझे इस वक्त बोल रहा कौन हूँ। सा? ये जो अफगानिस्तान का ये पूरा प्रोजेक्ट था ना, इस ऑपरेशन का भी इन्होंने एक कोड नेम दिया हुआ था। जैसे कश्मीर के अंदर जो है वो वो तो खैर यहाँ पे बहुत से नाम दिए गए ना, कभी जरबे फलान, दूसरा तीसरा, बड़ी नहीं नहीं शुमार नहीं थी ना वो। नहीं नहीं, वो जर पे ये तो अच्छा। वो कोड नेम होता है। अच्छा। हाँ, वो ताकि ये तो बाद में लोगों को पता चलता है ना कि यहाँ जैसे फर्ज करें कि जो ऑपरेशन जबराल्टर था, तो ये बाद में पता चला ना कि जो जी जी कमांडो एक्शन ये किया था उन्होंने जी जी, 65 वाला में 65 वाला, तो वो ऑपरेशन जबराल्टर उसका कोड का नेम। नाम उसका रखा गया था जी। और जबराल्टर इसलिए रखा गया था, उसकी तारीखी हैसियत ये थी कि ये एक हिस्ट्री ये बताती है कि तारक बिन ज़ियाद है वो जब जहाँ पे। जबराल्टर को फतह करने के लिए गए तो उन्होंने किश्तियां जला दी थी। हाँ बिल्कुल, वो सुना हमने। तो इन्होंने भी ये सोचा हुआ था कि शायद हम फतेहमंदी से हमकनार हो जाए, चूंकि इन लोगों की भी नहीं, बहुत। वहां पे समुंदर तो कोई नहीं था उधर। इधर जो कश्मीर। कमांडो देखे ना, आप किसी दूसरे टेरिटरी में अपने छात्र बरदार उतारेंगे तो गालिब इम्कान ये होता है कि वो सारे या तो मारे जाएंगे या फतेहमंद या होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी ऑपरेशन में, यानी फौज का जो जानी नुकसान। तो और इसी तरह जो ये लिबरेशन फ्रंट और इनको पार्टियों को जब मसल्ह तहरीक का आगाज किया गया तो इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन टोपैक। तो बहरहाल इस वक्त चूंकि ये हमारा मौजू नहीं है। मौजूद नहीं है। आज अफगानिस्तान में फिर 3 धमाके हुए हैं जलालाबाद में, और उसमें 3 लोग जो हैं, वो अभी तक खबर यही आ रही है कि 3 लोग हलाक हुए हैं और बेशुमार जख्मी हुए हैं। ये तालिबान के कब्जे के बाद पहली दफा उनके खिलाफ एक धमाके शुरू हुए।
ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। बात नहीं है। और अफगानिस्तान की यानी जो मौजूदा रजीम है, इसका जो रवैया है, वो खित्ते के लिए भी कोई खैर की खबर नहीं है। इससे दहशतगर्दी को फ़रोग मिलेगा। कई लोग जो अब आराम से बैठ गए थे कि भई इस ऐद में बंदूक को फ़तह नहीं मिल सकती। बंदूक वक़्त के खिलाफ है। बंदूक उठाना वक़्त के खिलाफ है, और जो कुव्वतें वक़्त के खिलाफ लड़ती हैं, वो कामयाब नहीं होती, अल्टीमेटली वो ही ख़त्म होती हैं। लेकिन इस जो तालिबान की ये जो आर्ज़ी फ़तह हुई है, तो इससे वो सारे स्लीपिंग सेल्स जो है ना, वो रीएक्टिवेट हो गए हैं, जाग गए हैं वो लोग। रिचार्ज हो गए हैं। और अब वो जगह-जगह जो है, वो लोगों को धमकाते फिरते हैं। और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जितने भी इलाके हैं, आप देखें कि ये सारे जो है वो टेररिज़्म की ज़द में हैं। चाहे चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो या गिलगित बल्तिस्तान हो। अब आप देखें ना, वो किधर गया वो आपका जो हो वज़ीरे दाखिला जो 1 हफ्ते के अंदर दासू के दहशतगर्दियों को जिनने ढूंढ रहा था। हैं ये वो तो चाइना तो अभी भी, चाइना तो नाराज है। चाइना तो उस मामले में अभी भी इनके साथ ठीक नहीं हो सका सारे। चाइना का तो खैर बहुत लेट पता चलेगा ना। लेकिन उधर चाइना उसने का वो लेट पता चलेगा या इनको लेट पता चलेगा कि देखा। कि कि इस तरह की बदमाशियों का हिसाब-किताब तो बाकी वो मुझे एक दफ़ा ऐसे ही यूएन में बैठे हुए ना, हम्म। वो अच्छा नहीं लगता, वो कोई जी इतनी जी जी जी। इतनी ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं थी वो। हम्म। तो आदमी पे कुछ लम्हे ऐसे होते हैं ना जो फ्रस्ट्रेशन के होते हैं। जी जी। तो मैं ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड बैठा था, तो एक बंदा आके मेरे पास बैठ गया, तो उसने कहा, मैं एक मुल्क का उसने नाम लिया। हम्म। तो मैंने उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने उसको कहा कि अब तुम्हारा सूरज जो है वो आस्ता-आस्ता ग़ुरूब हो रहा है और चाइना तुलू हो रहा है। मैं हम्म। थोड़ा चाइना के बारे में ज़्यादा बातें, हम्म। तो उसने मुझे कहा कि मैं तो आपको ज़रा समझदार आदमी समझता था। तो उसने कहा, मिस्टर कश्मीरी, उस दिन से डरो जब चाइना सुपर पावर होगी। मैंने कहा क्यों? उसने कहा, यार अमेरिका जो है वो चलो मारता है, गोली मारता है, कब्ज़ा कर लेता है, कोई मतलब है, लेकिन कम से कम इंसानों को खाता नहीं है। तो लिहाज़ा ये है कि उस दिन से डरो। मैं बड़ा लेकिन उधर तो उसने हुँ, वो जो रियासतें हैं उनके साथ सी पैक का भी सुना, तो वो भी शामिल हो रही हैं। ये जो अफगानिस्तान से ऊपर है नहीं, ना, क्या नाम है उनका? वो तो देखिए बात ये है ना कि अब जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये जो बरतानिया मायदा हुआ, ये भी बड़ा जनाब एक स्कैंडल बन गया अभी। स्कैंडल नहीं, उसपे तो चाइना ने बहुत सख्त मजम्मत की है। नहीं, और लेकिन अगर यूरोप भी तो उसमें बड़ा डिस्टर्ब हुआ है जी। यूरोप भी क्या कहते हैं, अपने आप को समझता है कि हमें तो डिग्रेड कर दिया गया, हमें तो बताया ही नहीं गया, इत्मीनान में नहीं लिया गया। रूस फ्रांस ने वहां से अपने 2 सफीर वापस बुला लिए। देखना बात ये है कि ये तो ऐसे ओवर ओवर रिएक्शन है। जिन जी मुल्कों ने ये मायदा की है वो तो कोई यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं थे ना। बरतानिया तो अब यूरोपियन यूनियन में नहीं रहा। अब ये खबर ये भी है कि शायद ये पूरा एक प्लानिंग के साथ पहले उसको निकाला। हम्म, ये भी तो हो सकता है ना, हैं? ये काम करने के लिए पहले हम एक बड़ा प्लान किया कुछ नहीं, साल वो तो पहले। जाहिर है कि जिन जिन मुल्कों की बहरी ताकत है ना, हाँ बेसिकली जी। ये जी उन जी जी। बहरी रास्तों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिनको चाइना जो है वो तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। ठीक है? और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो डेगो गार्सिया है, ये बहरीन में वाक़ है और वहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा बहरी अड्डे है। जी जी। तो ज़ाहिर है कि चाइना को तो ये लोग खुली छुट्टी नहीं देंगे। और आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा है, अगर दुनिया में कोई डिस्कस होने वाला मुल्क है तो वो चाइना है।
हम्म। चाहे आप यूरोप ले लें, चाहे आप तीसरी दुनिया के ममालिक ले लें, चाहे अफ्रीकन ममालिक ले लें। तो इसलिए यह है कि चाइना तो अंडर डिबेट एंड डिस्कशन है। हम्म। माजी का चाइना और मुस्तकबल के चाइनीज डिजाइन्स के अनुमानों से बड़े सेमिनार होते हैं, गुफ्तगू होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक का जो चाइना का जो रोल है वो है वॉर कैपिटल। हालांकि वो बहुत बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन चुका है, यानी अब जितना चाइना तेजी से असला खरीद रहा है इतना कोई जी, नहीं है, और बना भी रहा बना भी रहा है जी, है। बहुत। लेकिन एक बात यह है कि जो कंज्यूमर कैपिटल है उसको चाइना बढ़ावा दे रहा है, हम्म। और कंज्यूमर कैपिटल हमेशा वार के खिलाफ रहा है तारीखी तौर पर। ये हम्म। तो आप कह सकते हैं कि जितनी जंगें इस वक्त तक हो चुकी हैं, एक तो वो था ना जो हम्म। 13वीं सदी 12वीं सदी की जंगें में जी हम जी। बने वाला हम्म। था, जब से नेशनल स्टेट बनी है। जी। तो उन जंगों को किसी ना किसी एतबार से आशीर्वाद जो है वो उनको अमेरिकन हासिल थी, अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी। जी। और चूंकि दुनिया में अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री इतनी वसी है, बिल्कुल। और आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में मोनोपली है अमेरिका की, और इस वक्त तक के कोई और मुल्क उसको चैलेंज नहीं कर सका। और यकीनन अगर दुनिया में अमन कायम हो जाए, तमाम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाएं, तो ये इंडस्ट्रियां तो बंद हो जाएंगी, इनकी जरूरत क्या रहेगी फिर। तो इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा इनका। फिर मुल्क मुल्क जो है वो इसला क्यों खरीदेंगे। देखिए, आज अगर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो जाती है जी। और ये तजारत शुरू करते हैं और उसमें ऐसे इकदामात ऐसे स्टेप लेते हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए होंगे, तो आप ये देखें ना कि ये जो असला की दौड़ है इससे तो ये मुल्क बाहर आ जाएंगे। और हाँ, वो जो और 16-17। और अगर इंडिया की और चाइना की दोस्ती हो जाए तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एक एशिया पूरा ही। अगरचे ये ख्वाब है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हो जाए तो। अगर हो जाए तो इन मुल्कों में बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी। आज भी पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वेलफेयर के लिए कम पैसे बजट में रखे जाते हैं और दिफाई मकासद के लिए ज्यादा फंड्स। ज्यादा जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन मुल्कों की जो आबादियां हैं, देखें चाइना के आज भी बाज ऐसे ऐसे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि पत्थर के दौर में लोग रहते हैं, और हम्म। कवानीन भी बहुत ब्रूटल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को नहीं है। तो अगर गुलामों यानी लोगों ने गुलामों की तरह काम करना है हम्म। और अपने बादशाह बदलने पे उनको कोई अख्तियार न हो, तो जाहिर है कि इस सोसाइटी को कोई आज़ाद सोसाइटी तो नहीं कहा जा सकता ना। जी। इंडिया में जमहूरियत है, लेकिन हम्म। गुर्बत का जो तनासब है, इंडिया की जो जमहूरियत है वो गुर्बत के तनासब में कमी नहीं ला सकी है। जी। आज भी बहुत सारे इंडिया के ऐसे एरियाज हैं जो बैकवर्ड है। और बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही है। पाकिस्तान का तो हम जिक्र ही इसलिए नहीं करते कि ये तो पाकिस्तान की जो जो मैशियत है, हम्म। उसके इंडिकेटर्स हैं, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में गुर्बत का तनासब क्या होगा। हम्म। अबव 50% लोग जो है वो गुर्बत का जो बैनुल-अक़वामी मेयार है उससे से भी पस्त जिंदगी बसर करने पे मजबूर है।
जो मिडिल क्लास किसी दौर में पैदा हुई थी, आज वो गरीब तबके में शामिल हो गई है। आपकी बात की कता कलामी की माफी चाहता हूँ। जी जी। परसों मैंने एक फिल्म देखी, छोटी फिल्म मतलब कि लोकल फिल्म जैसे बनाई होती है। हम्म लाहौर के अंदर एक जगह है शाह आलमी, हम्म। वहां पे दूरो अफ्तार में ट्रकों के अड्डे हैं और ट्रांसपोर्टेशन स्पेडिशन का काम होता है। अच्छा। वहां पे एक खातून, उन्होंने एक पार्क था उसमें चारपाई बिछाई और उसके ऊपर बैठी हुई है। हम्म और वहां पे वो अखबारी जो एंकर आजकल बने होते हैं, अभी उनमें सहाफी तो मैं उनको कम कहता हूँ, वो रेटिंग बढ़ाते हैं। उनने गया कि आप काम क्या करती हैं यहाँ पे? उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे लड़कियां सप्लाई करती मीडिया पे। उसने कहा क्या कहा आपने, ये गंदा काम है? उसने कहा भाई से रात में रोटी खुआ। ये हम्म जितनी यहाँ पे आई हुई हैं ये वो हैं जो अपने घरों से मजबूर होकर बच्चों के लिए दूध और दवाई के लिए पैसे नहीं। तो हम्म। यहाँ पे ये धंधा करके तो 500-700 हज़ार लेके जाती है, 500-700 पुलिस को दे देती है, 200 मुझे दे देती है। 1200 कमाए तो 500 में 200 मेरा, 300-400 पुलिस का, 500-700 इनका, और ये घर पे जाके बच्चों को रोटी है। इस तरह की गुर्बत अब मैंने अपनी आंखों में पाकिस्तान में पहले नहीं देखी थी। नहीं नहीं, वो देखी से बात ये थी ना कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना। ये हम पे तो आप चलते फिरते तो बहुत आप रहते। देखें ना, पुरानी अगर आर्ट मूवीज आज भी देखें तो आर्ट मूवीज तो बेसिकली जी, आप सोसाइटी का एक्स होती हैं। अक्स होता है, जी जी। कुछ आपकी सोसाइटी में हो रहा होता है, वही कुछ आर्ट मूवीज में पेश किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि देखें, वो 60 की दहाई में या इवन 80 से हाँ, तो पाकिस्तान तेज रफ्तार तरक्की करने वाले मुल्कों की सफ में शामिल था। खासकर ज़रायत में और इसमें तो बहुत अच्छा आ रहा आता है। रात में तो अब भी हैं, लेकिन अब तो चूंकि आप तो सारा खुद कफील किधर हैं? आप तो गंदम बाहर से, चीनी बाहर से, कपाह बाहर से, हर चीज बाहर से। देखें, आप इसकी इस बात को समझें। जी। पाकिस्तान की जो सारी गंदम है ना, ये हम्म, डॉलर कमाने के चक्करों में वो सारी स्मगल हो जाती है। कुछ तो स्मगल होती है, कुछ को ये खुद गंदम, चीनी, हत्ता के वेजिटेबल्स, जी जी। ये जो बाहर से मंगवाते हैं ना, जिन मुल्कों में जरा सस्ती। सस्ती है, गंदम भी सस्ती है, और अच्छा। तो वो और उसका म्यार वो नहीं है जो पाकिस्तान की जी गंदम, जी। पाकिस्तान के चावल का मतलब म्यार। उसकी जो खुराक है वो उसका वो म्यार नहीं है, अब आप क्वालिटी देखिए ना, नहीं है। ये यूरोप का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान का चावल जो है ना मार्केट में अवेलेबल ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी तो जी। ये है कि वहाँ की जो फसलें हैं, तैयार जो फसलें हैं, उनका जो हम्म, यानी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे ये बाहर भेज देते हैं। और बाहर से जो है वो सस्ती चीजें, मतलब सस्ती है, जी जी। मंगवा के तो लोगों को खिलाते हैं, जिसमें यानी यहाँ तो उस गंदम को यहाँ के लोग नहीं खाते, वो तो चरिंद परिंद के लिए या हर जानवर को चारा नहीं डालते, ये वो भी इनका स्पेशल है। तो ये एक धंधा हो रहा है ना, तो इस धंधे को लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में चीनी नहीं पैदा होती, पाकिस्तान में गंदम पैदा नहीं होती। यानी आप ये समझें कि पाकिस्तान इन सारी फील्ड्स के अंदर जो है वो खुद फील्ड नहीं है, बल्कि उसमें कमी है। तो ये कहानी नहीं है। ये जो हुक्मरान तबके हैं, जो काले धन के साथ वाबस्ता हैं, ये इन सारी चीजों को, एक तो चलो कुछ कुछ एरियाज के में तो लीगली ये इसको हम्म, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हम्म। बड़े पैमाने पे यहाँ स्मगल भी होती है। अच्छा अब शोक साहब, बात और इसके भी और पर चले गए हम लोग। एक बात और पूछना चार्ज करता हूँ जी। कि अगर हम्म अगर तहरीक अदम इत्मीद बलूचिस्तान में कामयाब हो जाती है, हम्म तो फिर अगला मेरा ख्याल है कि अगला जो उसका वही काम तो नहीं होगा जिस तरह वो नवाज शरीफ के वक्त में हुआ था कि इधर से करके फिर दबाव उधर पड़ेगा। और आज का तो इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव हो गया है,
उसने 2 वफाकी वज़रा को भी बुला लिया है। फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला भी मेरा ख्याल अब जा रहा है। मसला ये और है कि ये जो है ना, इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहती है पीटीआई की हुकूमत के, ताकि ये फॉरेन फंडिंग केस को हाथ न लगाएं। लेकिन उसमें उन्होंने इतनी एक्सेसिव दबाव डाल दिया कि इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया इनको नोटिस देने पे। सर वो मैं कल पढ़ रहा था आइन का, वो 213 से लेके 226 तक वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे है। जी वैसे तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मैंने अगर टोटे मोटे पकड़े तो उसमें तो ये जो सदर साहब ने उनको पैगाम दिया है वो तो सदर साहब को बुलाएंगे। अशरफ अलवी ने पैगाम भेजा उनके जो सेक्रेटरी है उसके थ्रू के चीफ इलेक्शन को इस्तीफा दे दे इसी मजलिस में, महफिल में। तो उसमें तो वो बुला सकते हैं कि आप कौन है। नहीं, वो देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है। अगर वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहे तो इस पूरी हुकूमत को वो नाअहल करार दे सकता है। नहीं, फैसल वाडा को तो वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल हो रहा है वो। नहीं, इनको फैसलवाड़ा के मतलब यह है कि ये जो फंड फंडिंग केस है, अगर उसकी डे टू डे समाप्त करके उसका फैसला सुना दे। ये अभी तो फैसला ही करना है, समाज तो उसकी तकरीबन बाकी ठीक है, चलो जी, पीटीआई और आपकी एक और पेशीन गोई बड़ी पूरी हो रही है। हाँ, आपने वो 3 महीने पहले 4 महीने पहले हमें वो जो ब्राड शीट का मामला था, आपने कहा ये ब्राड शीट पंजाबी जाखने ना के सारे पास है, लकड़ी की सीख लगी है, वो क्या उसको कहते हैं उर्दू में जी, दीमक। दिमक। वो आहिस्ता आहिस्ता खोखली करते, अब उन्हें 12 लाख पाउंड और मांग लिया इनसे, पाकिस्तान से। अच्छा। उन्होंने एक नवा खर्चा को निकाल दिया। उन्होंने कहा जी कि साड़ी हमारी जो कानूनी फीसें थी अदायगियों की मदद में हमें वो दें, और जो नैब हेडक्वार्टर को उन्होंने नोटिस भेज दिया है और अगर गैर ज़रूरी ताखीर का जिम्मेदार भी करार दे दिया है तो उन्हें कह रही है 12 लाख पाउंड हमें हमारा और खर्चा हो गया। ठीक है। उसने वैसे वो बंदा बड़ा कोई तेज आदमी है जी, वो ईरानी, क्या नाम है उसका, वो जो देखिए, यह है कि वो तेज नहीं है। हम्म, कानून जो है ना, उसने सही कानून पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में ये सारे जो इन बनाए हुए हैं ना हुकूमत में, जी जी, और अटॉर्नी जनरल और ये दूसरे जो जितने प्रोसिक्यूटर हैं, तो ये वहीं लायक वकील कहलाते हैं। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है ये डे फर्स्ट से सियासी केसों में भी और गैर सियासी केसों में भी असरअंदाज होती है। वो तो सामने है जी। और आज़ाद कश्मीर का तो हाल ही कोई नहीं है। चंद एक जजेस जो आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में रहे हैं, ये जो जिन्होंने अपनी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दिखाई है, आज इस तरह लोग थे कुछ, जिसमें मुजीद मलक साहब हो गए या गिलानी साहब थे, क्या नाम था उनका, मंजूर गिलानी। मंजूर गिलानी साहब हो गए। उनको फिर इन्हें बनने भी नहीं दिया था ना। लेकिन ये है कि ये आज़ाद कश्मीर की और पाकिस्तान की जुडिशरी का कोई हाल नहीं है। नहीं, देखें। लेकिन इनको ये उसने जो पहले वो नोटिस दिया था अदालत ने उनका, वो पैसे इन्होंने दे दिए थे। उसके बाद फिर उन्हें एक और नया नोटिस दिलवाया कि जी वो हमारा वो भी खर्चा हुआ था, वो इन्होंने उसको नहीं देने थे, वो उसको देने थे, वो भी दिए इन्होंने। अभी मेरा 50 पता नहीं कितने लाख तो चले गए हैं, 5-10 मिलियन तक। ना, मसला ये है कि इन्होंने मायदा ही जो है ऐसा किया है, कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रॉडशीट के आखिर में था। और पाकिस्तान के नुकसान में, अच्छा, जब भी कहीं कोई चीज मिले वो उसका हिस्सा होगा, वो उसका हिस्सा होगा। बल्कि वो नवाज शरीफ साहब को तो फायदा हुआ, 50,000 पाउंड उनको मिल गया। वो उनकी वो कि पाकिस्तान की निजात तभी हो सकती है कि ये एक इंक्लूसिव एप्लीकेशन दायर करें और इसको कहें कि इसके जो कोई भी क्लेम है एक वो दफा खत्म करो। वो दाखिल करें, और फिर उस पे ये अगर केस लड़े, और फिर तो मैं समझता हूँ कि ब्रॉडशीट से इनकी जान छूट सकती है लीगली, क्योंकि बरतानिया के अंदर जो है ना, लॉ ऑफ विजडम जो है वो प्रिवेल करता है, और इस तरह की बदमाशियां भी जो है वो चलने वाली नहीं होती। लेकिन उनके हाई कोर्ट वो नोटिस की तस्दीक कर देते हैं कि लाओ पैसे, है ना, वो अदालत है।
नहीं नहीं, पैसे तो जाहिर है कि अब हमने जो मायदा की है तो उस मायदे की कैंसिलेशन जब तक नहीं होगी तो उस वक्त तक तो आपको जुर्माना पड़ता कैंसलेशन तो रहेगा। दोनों तरफ से सर होगी ना, मेरा और आपका एक मायदा है, या तो आप और मैं दोनों मिलकर कैंसलेशन कराएं। आपने देखना वो ये है, नहीं नहीं, एक तरफा भी किया जा सकता है ना, चलो छोटा मोटा जुर्माना पे करके तो आप वंस फॉर ऑल आपकी जो है, बल्कि अगर जिस वो 100 मिलियन हो जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, लेकिन जिस वक्त जो है वो ये पैसे दे रहे थे, असल में इन्होंने पता नहीं इनके कुछ लोग खुद मिले हुए इमरान शीट के साथ और हाँ कोई वो तो पता ईमानदारी है। लगा था, पीछे हुआ था ना लेकिन दफा ये वो। है कि अदरवाइज तो ये उसी वक्त जब ये पैसे दे रहे थे और हम्म। केस सेटल कर रहे थे, हम्म। उसी वक्त जो है वो अदालत से एक डिग्री ली जा सकती थी कि जनाब हम्म। वंस फॉर ऑल, आज के बाद हमारा इसके साथ कोई मायदा नहीं, मायदे की कैंसिलेशन है, तो आइंदा इसका कोई क्लेम जो है वो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी वक्त सेटल हो सकता था, लेकिन चूंकि ये खुद ही लूप होल्स रखते हैं दूसरे बंदे को जो है ना, और यहाँ तो ये समझते हैं ना कि जी स्टेट से अगर कुछ जा रहा है और उसके नतीजे में हमें कोई किकबैक्स मिल रही है तो मिलनी चाहिए। तो इन तबकाती माशरों में अमूमी वो तौर तो पर लोग अपने जाती मफाद को ज्यादा तरजीह देते हैं, और पाकिस्तान में तो अब जिस तरह के जो है लोग हैं हम्म। इख्तियार, तो इनसे आप हम्म। कोई तवक्को ना रखें कि वो जिसको हमारी जुबान में कहती है ना कि है कुत्ती चोरों चौरे नाल मेरी दी रली मिली जी। है। तो हम्म। बहरहाल पाकिस्तान के लोगों के लिए तो हम दुआगो हैं लेकिन कि उनको शर से महफूज करें। लेकिन एक बात है कि इस ब्राड शीट में तो वो क्या नाम था, वो शहजाद अकबर साहब थे ना, जो इनके वो एहतसाब के पता नहीं क्या बनाए हुए इनने मशीर। हम्म, उनका तो बड़ा नाम मशहूर हुआ था कि इतना उन्होंने 1 पाउंड 1 मिलियन उन्होंने मांगा था। हम लोग तो इस तरह की उसमें नहीं वो, बल्कि वो तो सर उसने कहा था, वो जो ईरान वाला है ना, क्या नाम है उसका, यस, उसने खुद कहा था आई प्रेस में। नो, आई नो। उसमें एक सहाफी भी शामिल था। ना नहीं, वो तो सब भी उसने वो किए हैं, एक्सपोज भी किए हैं, और अगर वो उनमें वीडियो से थी बकायदा उसके पास, ऑडियो ऑडियो थी। तो अब तो नवाज शरीफ साहब भी फिर एक्टिव हो गए जी उसी तरह, अब तो शहबाज शरीफ साहब भी मज़ामती बयाने पे चले गए। परसों उन्होंने सियालकोट में उनका बहुत बड़ा एक जलसा हुआ, वो कंटोनमेंट बोर्ड के जो लोग जीते थे उनके बारे में। हम्म, तो वहां पे शहबाज साहब भी थे, आसन इकबाल थे, राना सनाउल्लाह था, सारे थे। और उन्होंने कहा जी कि बयानिया वही है जो नवाज शरीफ का है, और सदर जो है वो शहबाज शरीफ है, हम इसके पीछे हैं, लेकिन बयानिया वही चलेगा। ख्वाजा आसफ ने बड़ा दबंग वहां पे क्या, खिताब किया। और शहबाज साहब ने बिल्कुल फिर धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम उसी बयानी पे बिल्कुल कायम है अभी। देखिए, अब यह है कि जो पीडीएम का वो जो इन्होंने तहरीक उसका उसका कोई नहीं वो है। अभी इनका पीडीएम का जो इन्होंने किया हुआ है ना, अभी जो आपस में एक इजलास इनका होना था अभी, हम्म, तो उसके बारे में इनका ये है कि अभी इनका एक इजलास होना है, और लॉन्ग मार्च के बारे में उन्होंने कहा था कि करेंगे हम। हम्म, हम्म, तो अभी उसकी तारीख नहीं बनाई इन्होंने, लेकिन उसका जो इजलास है ना वो अभी होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। अ, इनका पहले इजलास हुआ था 11 जो इनका आखिरी हुआ था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि हम जो है ना इसमें करेंगे, क्या नाम है इसको, लॉन्ग मार्च को जाएंगे आगे। और अगला जो हम लोग इजलास करना है वो सितंबर की होना था इनकी, 18-19 तारीख को, पता नहीं हो गया है। तो उसके बाद हम आगे जाके राब्ता, अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। लेकिन अब साथ ही नवाज शरीफ, जो नवाज लीग है, उसने तो यानी बड़ा मूवमेंट को ऐसे उठा लिया है ना अभी, ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जीतने के बाद। वो इलेक्शन देखें, इलेक्शन जीतना और बात है, और तहरीक चलाना दूसरी बात है। हुकूमतें जो है वो खौफजदा होती हैं तहरीकों से। वो किसी इदारे का मेंबर बन, खास करके बलदियाती या कोई डेवलपमेंट का,
ये हुकूमतों के लिए तो हाथ बटाने वाले लोग होते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि इससे तो हुकूमतों को आसानी होती है कि ऐसे लोगों को दबाव डाल के, लालचें दे के तो अपने साथ भी मिला लेती हैं। और अक्सर इस तरह के इंतखाब में जीते हुए लोग जो है, वो जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीते होते हैं उसके लिए जहाँ बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, वहाँ वो वारे जान भी बन जाती हैं, क्योंकि हुकूमतों के पास जो है वो खरीदने के लिए बेशुमार वसाइल है। और अपोजिशन को, अपने लोगों को सिवाय ज़मीर के और कोई चीज़ जो है ना वो नहीं है जो उनको। सर, पंजाब है, 9 डिवीजन है पंजाब के। जी जी। नवाज शरीफ साहब ने पहली इब्तिदा किया वो डेरा गाजी खान जो मुल्तान डिवीजन है वहां से शुरू किया है। हम्म। उन्हें वहां पे वर्कर से खिताब किया, उसके बाद वो बावल नगर में करेंगे, फिर इस तरह सियालकोट में हुआ, लाहौर, इस तरह डिवीजन बना के चलते जाएंगे आखिर तक। और उनकी वजह से अब एक नई मूवमेंट जरूर मिली है, जिसमें जो वजीर आला पाकिस्तान पंजाब हैं, उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई कि उनके 2 वजीर जा रहे थे, और चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर नहीं है पंजाब के, जी। उनकी एक सरकारी गाड़ी चोरी हो गई थी 4-5 महीने पहले, अच्छा। बुलेट प्रूफ प्राडो इस्लामाबाद से। हम्म। वो कल मिली है। अच्छा। अब आप सोचेंगे मिली किसके घर, किधर से है? किससे मिली है? वो खैबर पख्तूनख्वा के एक एमपी हैं, पीटीआई के, फैसल जेब नाम है उनका। हम्म। उनके घर इस्लामाबाद में वो गाड़ी बरामद हुई है। चले जनाब हैं। आह, हाँ। इसका मतलब है कि सरवर साहब को मुबारक हो कि उनकी गाड़ी। नहीं, वो सरकारी गाड़ी थी जी, हैं। पंजाब की हुकूमत की गाड़ी थी। तो मुझे तो शक कुछ और पड़ता है कि ये एमपीए सब किसी चक्कर में आ गए हैं, और अब फैसल वाडा की जदातें इंग्लैंड से मिल गई हैं, एजेंसियां जो उन्हें अपनी फाइलें तैयार कर ली हैं, ये पक्की बात हो गई है उनकी भी। चले और इस वो पे जो इस पे फिर गुफ्तगू करेंगे। अब असल में मुझे मुझे तो ये नजर आता है कि ये कहीं माहौल वही बन रहा है। बहरहाल क्या कहा जा सकता है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, जी लेकिन जी। जिस तरह के हालात और वाक़यात हैं, इनमें हर चीज़ पॉसिबल है। मुमासलत है थोड़ी थोड़ी। और ख़ास करके जो है ना, दहशतगर्दी के बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। सर वो तो सब लोग कह रहे हैं। तो बहरहाल, तो मेरे ख्याल में आज के इस जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं नाजरीन, शौकत साहब का जो नजरिया और आपने बात गुफ्तगू सुनी है, इन 2-3 दिनों में हम थोड़े से ज्यादा मसरूफ होंगे, हमारा जिनेवा में सेशन चल रहे हैं, और हम भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे शौकत साहब के साथ। तो सब नाजरीन से हम इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल शाम को फिर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, और फिर 1-2 प्रोग्राम इंशाल्लाह जिनेवा से हम लाइव भी करेंगे। तो असल बात यह है कि पाकिस्तान को जो भी फैसला करना है वो सोच समझकर अपने मुल्क के मफाद, अपनी कौम के मफाद में करें, पैसों की लालच में ना करें, और दूसरे मुल्कों की हुकूमतें बनाने या बिगाड़ने से पहले अपने मुल्क को मजबूत करें। इसी पे इत्तेफाक करता हूँ।